नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया टॉपिक लेकर के। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स, जहाँ पर हम हर एक टॉपिक को सिलेबस के अकॉर्डिंग हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई चीज़ और कुछ ऐसी बातें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हैं और ज़रूरी हैं, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। कल हमने जर्नल स्टार्ट किया था, जर्नल की कुछ एंट्रीज हम लोगों ने की थी। आज हम उन जर्नल एंट्रीज को आगे देखेंगे। तो आज जो हमारी पहली एंट्री है, पहली जर्नल एंट्री है, वो है हमारी डेप्रीसिएशन। क्या है हमारी? डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन क्या है? डेप्रीसिएशन को हिंदी में कहा जाता है ह्रास। क्या कहा जाता है? ह्रास, जो कि किस पर लगाया जाता है? संपत्तियों पर। ह्रास लगता क्यों है? उपयोगिता समाप्त हो जाने के कारण या कम हो जाने के कारण। समाप्त की जगह कम लिखो। उपयोगिता कम हो जाने के कारण। तो जो हमारी उपयोगिता है वो कम हो जाती है संपत्तियों की, तो इसीलिए उसको हम क्या, उस पर उसकी जो वैल्यू कम हो जाती है, तो जो वैल्यू रिड्यूस होती है उसको क्या कहा जाता है? ह्रास कहा जाता है, डेप्रिसिएशन कहा जाता है। दूसरा इसका कारण क्या है? दूसरा इसका कारण है तकनीक में बदलाव। तकनीक में बदलाव, चेंज इन टेक्नोलॉजी। इंग्लिश में इसका मतलब होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी, और इसका मतलब होता है उपयोगिता कम हो जाना, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, रिडक्शन इन द प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? तो ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ह्रास लगता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें क्या है? जो ह्रास होता है वो दो तरह का होता है। एक तो फिक्स एसेट्स पर लगाया जाता है और एक लगाया जाता है करंट एसेट्स पर। देखिए, एक तो लगाया जाता है फिक्स एसेट्स मतलब टेंजिबल पर, और एक लगाया जाता है इंटेंजिबल पर। ठीक है? तो एक लगाया जाता है टेंजिबल पर, जिन्हें हम देख सकते हैं, और एक लगाया जाता है इनटेंजिबल पर, जिन्हें हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है या लैपटॉप है, वो क्या है? आपका टेंजिबल है ना? दूसरा क्या है? सॉफ्टवेयर। क्या है? सॉफ्टवेयर। उस मोबाइल के अंदर काम करने वाले सॉफ्टवेयर। तो दोनों की वैल्यू कम हो जाती है, वैल्यू तो दोनों की कम होगी, है ना? तो इसका मतलब क्या है? अगर मोबाइल में कमी आएगी तो उसको कहेंगे हम डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन। और अगर सॉफ्टवेयर में कमी आएगी तो इसको कहेंगे अमोर्टाइजेशन। क्या कहेंगे? अमोर्टाइजेशन। मतलब दोनों का ह्रास ही होता है, संपत्ति के मूल्य में कमी आ जाना। तो ये तो एक पता चल गया कि ह्रास जो है वो फर्म के लिए एक तरह का नुकसान है। फर्म के लिए क्या? एक तरह का नुकसान है। तो अगर फर्म के लिए नुकसान है तो क्या होगा? डेबिट होगा, पहली बात। दूसरी चीज, किस पर लगाया जाता है जी? एसेट्स पर लगाया जाता है। तो अगर एसेट्स पर आपका जो डेप्रीसिएशन है वो लगाया जाएगा तो उससे एसेट्स की वैल्यू कम होगी कि बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। अब आपको ये अच्छे से पता है, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। लेकिन यहाँ पर एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो इसका मतलब ये कि डेप्रीसिएशन क्या होगा? डेबिट होगा। एसेट्स क्या होगा? क्रेडिट होगा। और यही आपकी ट्रांजेक्शन है। ह्रास खाता ऋणी संपत्ति खाते का। बताइए, क्लियर हो गई बात? ह्रास खाता ऋणी संपत्ति खाते का। तो आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई है। अगर नहीं आई है तो बताएं। ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको कैपिटल के बारे में नहीं पता? सभी को पता होगा। कैपिटल मतलब व्यापार में व्यक्ति के द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा जो पैसा लगाया जाता है। जैसे मतलब ये आप हैं और ये क्या है, आपका बिजनेस है। आपने बिजनेस में क्या लगाया, पैसा लगाया, इसको क्या कहा गया, कैपिटल कहा गया। तो इन रिटर्न आपको भी बिजनेस कुछ पे करेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप ये पैसा पीएनबी में जमा करते, किस में जमा करते, पीएनबी बैंक में जमा करते, तो इसके बदले बैंक क्या देता, बैंक आपको इसके बदले एक रिटर्न देता। बोलो बात क्लियर है? बैंक इसके बदले आपको क्या देता, रिटर्न देता, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। और आप क्या कर रहे हो, बैंक में डिपॉजिट करो, तो इसका मतलब आपको डिपॉजिट पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ऐसी अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करते तो कंपनी आपको डिविडेंड देती। क्लियर है बात? तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, जब आप बिजनेस में कैपिटल लगाओगे तो आपका तो इन्वेस्टमेंट है, उसके बदले बिजनेस भी आपको क्या देता है, उसके बदले इंटरेस्ट देता है। क्या देता है, इंटरेस्ट। इसी को कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मुझे एक बात बताओ, साप बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ी है, इसकी एंटिटी अलग है, इसकी एंटिटी अलग है, दोनों सेपरेट हैं, सेपरेट एंटिटी। आप जो हैं, आप मुंशी किसके हैं, आप मुंशी किसके हैं, मुझे बताइए। आप मुंशी बिजनेस के हैं या व्यक्ति के हैं? साहब हम तो मुंशी जो है ना वो बिजनेस के हैं। तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि मुंशी के पॉइंट या व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे? हम तो बिजनेस के। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये क्या शो कर रहा है, इनकम या एक्सपेंस? अरे बिजनेस इंटरेस्ट पे कर रहा है किसको, पर्सन को, तो ये क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। अरे सर एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। क्या बोला जाता है इसको, पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज खाता ऋणी। क्लियर है? अब ये क्यों आया सर, अब इसको बताऊंगा। यहां तक कहानी समझ में आ गई? ठीक है, चलिए इसके आगे बात करते हैं। ये जो व्यापारी है ना, जैसे इसका नामकरण कर दो, चलो ये महेश है। कौन है ये, महेश, माही लिख देते हैं महेश को, ये माही है। अब माही को क्या मिला, आईओसी मिला। आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पूंजी पर ब्याज। तो ये जो माही है, माही को जो ब्याज मिला है, तो माही इसको क्या करे, अपनी पॉकेट में रख ले क्या? भाई पैसा मिल रहा है ना, अगर आपको कोई पैसा देगा तो आप उसको क्या करोगे, पॉकेट में रख लोगे? नहीं। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये बिजनेस ने दिया तो है किसको, माही को, जो उसने कैपिटल लगाया उसके ऊपर। लेकिन ये जो आईओसी है, ये वापस से माही किसको पे कर देगा, दूसरा पेन लेता हूं। ये जो माही है, ये अपना इंटरेस्ट किसको वापस पे कर देगा, बिजनेस को पे कर देगा। मतलब ये वापस घूम के किस पे आ जाएगा, बिजनेस पे आ जाएगा। तो इसका मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है। किसका पैसा है ये, माही का पैसा है। सर किसका पैसा है, दोबारा बोलो, ये माही का पैसा है, क्योंकि माही को मिला, तो माही ने बिजनेस को दिया। बात बताओ, अगर बिजनेस को पैसा देता है कोई व्यक्ति, तो वो बिजनेस के लिए क्या बनती है सर, लायबिलिटी। क्या बनती है बिजनेस के लिए, लायबिलिटी। अगर बिजनेस के लिए लायबिलिटी बनती है तो बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है, बढ़ रही है। और अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यही एक चीज है, इसीलिए हमने जो पूंजी खाता है उसको क्या किया है, हमने क्रेडिट किया है। ये रहा, पूंजी खाते को क्या किया है, हमने क्रेडिट किया है। तो अब बात समझ में आ गई, अब बात समझ में आ गई, क्लियर है बात ये वाली? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए, जैसे माही ने बिजनेस में पैसा लगाया, ऐसी कभी कभी क्या होता है कि इमरजेंसी में जो व्यापार का मालिक होता है, वो व्यापार से कुछ पैसा क्या कर लेता है, निकाल लेता है। बोलो क्या कर लेता है,
कुछ पैसा निकाल लेता है। तो जब व्यक्ति, माना यही व्यक्ति है, ये कौन है, माही, कौन है ये, माही। तो माही ने क्या किया है, ये कौन है, माही। तो माही ने किया क्या है, माही ने बिजनेस से पैसा लिया है। अब अगर बिजनेस से हम व्यक्तिगत रूप से, बिजनेस से हम व्यक्तिगत रूप से क्या निकालते हैं, व्यक्तिगत कार्यों के लिए अगर पैसा निकाला जाता है तो उसको क्या कहते हैं, आहरण, ड्राइंग। तो जब माही बिजनेस में पैसा लगाते समय बिजनेस से इंटरेस्ट ले रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अगर माही बिजनेस से पैसा लेगा तो उसे बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज, तो आहरण पर ब्याज। तो आहरण पर जो ब्याज है वो फर्म के लिए क्या होगी, इनकम। बोलो, फर्म के लिए क्या होगी, इनकम। अगर ये फर्म के लिए इनकम होगी, दोबारा बोलो, अगर ये फर्म के लिए इनकम होगी तो इनकम कम हो रही है क्या बढ़ रही है, तो बढ़ रही है। तो इनकम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो देखिए, आहरण पर ब्याज को हमने क्या करा है, धनी करा है, ठीक है। और ड्राइंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। ड्राइंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ड्राइंग का मतलब क्या है, आहरण का मतलब क्या है, आहरण, आहरण का मतलब क्या है बताओ। आहरण का मतलब है व्यापार से सामान लेना, या तो व्यापार से गुड्स ले लेना या व्यापार से पैसा ले लेना। तो गुड्स और कैश दोनों फर्म के लिए क्या है सर, एसेट्स, ठीक है। सॉरी, नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट। आहरण क्या है, तो आहरण का उपयोग किसके लिए किया जा रहा है, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए किया जा रहा है। तो एक तरह से जो ये आहरण है, क्या है, जो ये आहरण है वो क्या है, फर्म के लिए नुकसान है। फर्म के लिए क्या है, नुकसान है। क्लियर है ये वाली बात। जो ये आहरण है वो फर्म के लिए क्या है, नुकसान है। तो नुकसान को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्लियर है बात। तो जो आहरण खाता है उसको क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। और जो आहरण पर ब्याज है, क्या है, आहरण पर ब्याज, उसको क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। आहरण क्योंकि नुकसान हो रहा है, पैसा जा रहा है बिजनेस से, तो इसलिए उसको डेबिट कर दिया। और दूसरी बात क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्लियर है ये वाली बात। इसके बाद हम बात करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। क्लियर है। इसमें क्या है, इसमें देखिए दो एंट्री पास करते हैं हम। कितनी एंट्री पास करते हैं, रुक जा भाई, रुक जा। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। तो पहली, विक्रय खाता ऋणी, देनदार खाते का। और क्लोजिंग अकाउंट डेबिट, मतलब टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग क्या होता है, अंतिम रहतिया, अंतिम रहतिया। और ट्रेडिंग क्या होता है, व्यापार खाता, व्यापार खाता, ठीक है ना, व्यापार खाता। क्लियर है। ये बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली ये होता है कि इसको इस शर्त पर खरीद बेचा जाता है कि अगर माल पसंद नहीं आया तो उसको वापस कर दिया जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये सेल हो गई है लेकिन ये वापस भी आ सकती है। और डेटार भी है तो डेटार क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। क्लियर है। हालांकि जो हमारी सेल होती है ना, विक्रय जो होता है, विक्रय हमेशा क्या होता है, धन ही होता है, क्रेडिट। लेकिन क्योंकि जब ये अप्रूवल बेसिस की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋणी। क्या हो जाएगा ये, ऋणी। ऋणी मतलब डेबिट। और जो डेटार अकाउंट है वो क्या होता था, डेबिट होता था, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो डेबिट हो जाएगा, और जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो, तो कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन बने, हालांकि पूछा तो नहीं गया है अभी तक, लेकिन यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि जो सेल्स है, जो विक्रय है, वो किन परिस्थितियों में ऋणी पक्ष में लिखा जाता है। तो सब इस परिस्थिति में जो सेल है, जो आपका विक्रय है, वो ऋणी पक्ष में लिखा जाता है। देखिए डेटार के तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे डेटार क्या होगा, आपका डेबिट होगा, डेटार डेबिट, डेटार क्या होगा, डेबिट।
अब अगर आप इसका पेमेंट करोगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा, पेमेंट करते वक्त क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो वो वाली एक चीज़ है। तो इसके तो बहुत सारे हमारे पास क्या है ऑप्शन है, जिनमें डेटार क्या होता है हमारा क्रेडिट हो जाता है, लेकिन जो सेल्स है ना उसके कुछ ही वो है, जिनमें से सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस जो है वो एक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार कर लीजिए, इसको मैं स्टार कर देता हूँ, स्टार। ठीक है, देखिए कोई भी पॉइंट जो है वो आपका छूटना नहीं चाहिए, और मेरा मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास तक कैसे पहुंचे ताकि आपको आसानी रहे। अगर एक भी क्वेश्चन यहीं से बन जाता तो फिर क्या होता ना। चलिए, जो व्यापार होता है, अब व्यापार में हानि, अचानक से हानि होना स्वाभाविक है, अचानक से हानि होना क्या है, स्वाभाविक है ना। जैसे आग लग गई, चोरी हो गया, माल खराब हो गया, तो ये क्या है, ये हानियां हैं व्यापार के लिए, ऐसी हानियां जो प्रेडिक्ट नहीं होती हैं, वो अचानक से हो जाती हैं। जैसे आपका माल ट्रांजिट में है, रास्ते में है, अचानक से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, माल खराब हो गया, या आपके गोडाउन में आग लग गई, है ना। तो ये एक चीज़ है, ये क्या है, ये अनएक्सपेक्टेड है ना, और ये अचानक से होती हैं, कॉन्टिंजेंट, है ना। इनके बारे में पता नहीं होता कि ये होंगी या नहीं होंगी, लेकिन फिर भी हम सिक्योरिटी तो रखते हैं। अब जैसे सपोज करो आपने कोई गाड़ी खरीदी, है ना, आपने क्या खरीदा, आपने एक गाड़ी खरीदी, देखो मेरे को ड्राइंग तो आती नहीं है, तो ऐसे ही देख लेना, देख लेना भाई, ये जो भी है, आपने एक गाड़ी खरीदी, है ना। आपने जो गाड़ी खरीदी, तो आप क्या कराते हो, इसका इंश्योरेंस से कराते हो। अब आप ये सोच करके इंश्योरेंस थोड़ी कराते हो कि मैंने गाड़ी खरीद ली, अब तो ये डेफिनेटली ठुकेगी, इसका एक्सीडेंट तो हो करके रहेगा। आप क्या सोचते हो, यार इंश्योरेंस करा तो लिया है, बट आई बिलीव कि यार गाड़ी का ना एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, इंश्योरेंस कराने के बाद भी आते हैं ना फिर। तो इसका मतलब ये कि आप चाहते नहीं हैं कि रिस्क हो, लेकिन फिर भी वो रिस्क उसमें इन्वॉल्व होता है ना। तो उसी के लिए जो हमारा नुकसान है, उस नुकसान में हम दो चीज़ें करते हैं, या तो हम उस गुड्स को इंश्योर्ड करा लेते हैं, उसका बीमा करा लेते हैं, या उसका बीमा नहीं कराते। अब जैसे सपोज करो ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी 15 लाख की है, और हमने इसका 15 लाख का बीमा कराया, और ये जल करके बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो हमें कंपनी से क्या मिल जाएगा, इंश्योरेंस का बीमा कंपनी से क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, कंपनसेशन मिल जाएगा। लेकिन तो आपका कोई नुकसान होगा नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इसका बीमा नहीं कराया हुआ तो क्या होगा, आपको 15 लाख का नुकसान हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है ये वाली बात। तो चलिए इसकी एंट्री कैसे पास करते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कैसे इसकी एंट्री पास की जाती है। देखिए, इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड, अगर गुड्स का बीमा, माल का आपने क्या कराया हुआ है, बीमा कराया हुआ है, क्लियर है। और अब चाहे गुड्स बाय फायर हो, लॉस बाय फायर हो, थेफ्ट हो, कुछ भी हो, है ना, वो सभी केसेस में अप्लाइड है। अच्छा एक बात बताओ, पैसा किससे मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी से। देने वाला कौन है, पैसा कौन देगा, कंपनी देगी। किसको, किस केस में देगी, लॉस बाय थेफ्ट। अब मुझे एक बात बताओ, आपको लॉस हुआ, हाँ हुआ, आपको क्या हुआ, लॉस हुआ, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि लॉस हुआ आपको, तो जो सॉरी, तो जो लॉस होगा वो आपका क्या होता है, सर डेबिट बताया हुआ है, तो आपने यहाँ पर इसको क्रेडिट क्यों डाला हुआ है, बेटा लॉस तो डेबिट होता है। लेकिन एक बात बताओ, जब ये लॉस रिकवर हो जाएगा, आपके पास इसका पैसा आ जाएगा, तो ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, मुझे बताओ। आपका लॉस बढ़ा के कम हुआ, आपका लॉस तो कम हो गया, जब आपका लॉस कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो क्रेडिट होगा, वो डेबिट नहीं होगा, तो इसलिए लॉस क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। क्लियर हो गई ये वाली बात, पहला पॉइंट। दूसरा, इस लॉस की कमी को पूरा कौन कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी। पैसा कौन दे रहा है, इंश्योरेंस कंपनी।
इंश्योरेंस कंपनी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर है, पहली एंट्री। ये कब कौन सी कंडीशन है, अगर माल इंश्योर्ड है तो, है ना। और अगर कंपनी पूरा अमाउंट क्या कर देती है, पूरा अमाउंट क्या कर देती है, दे देती है, मतलब 15 लाख दे दिया, है ना, 15 के 15 लाख का क्या कर दिया, दे दिया। तो अगर कंपनी 15 के 15 लाख हमें क्या कर देगी, दे देगी, तो क्या होगा, हमारे पास तो पैसा आ जाएगा। तो जब हमारे पास पैसा आता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। देने वाला कौन है, कंपनी, तो देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट। सिंपल सी बात, देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब ये पूछो कि सर तो फिर यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट डेबिट क्यों हुआ, यहाँ पर क्रेडिट क्यों हुआ। बेटा यहाँ हम इंश्योरेंस कंपनी पर ड्यू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं कि साहब 15 लाख रुपए का हमें नुकसान हुआ है और आपको कितने रुपए का पेमेंट करना है, 15 लाख का पेमेंट करना है। क्लियर है। जैसे आप क्या करते हैं, आप सेल करते हो, आप क्या करते हो, सेल करते हो, तो सेल को क्या करते हो, टू में आपने सेल किसको करा, पर्सन को करा, तो वो पर्सन आपका क्या बन गया, डेटार बन गया। तो आपने डेटार को बोला कि साहब मैंने आपको इतने का माल बेचा है, अब आप मुझे इतने का पेमेंट करेंगे। अब जो डेटार है उसने आपको पेमेंट करा, तो आपने एंट्री क्या बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटार। अब एक बात बताओ, यहाँ पर डेटार क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे, तो इसलिए आपने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। यहाँ डेटार क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो इसलिए आपने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब डेटार पर अमाउंट क्या कर रहे हो आप, ड्यू कर रहे हो। डेटार पर अमाउंट क्या कर रहे हो आप, ड्यू कर रहे हो, और जैसे ही वो अमाउंट रिसीव हो जाएगी उससे, तो आप उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। सेम कहानी, आपका नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। तो आप इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर तगादा ठोकोगे, तो वो क्या हो गया, डेबिट हो गया। अब यहां पर आपको पेमेंट कौन कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी कर रही है, वो तो पेमेंट कर रही है ना, तो वो देने वाली हो गई। ठीक है ना, यहां पर आप मांग रहे हो, ये दे रही है, यहां पर आप मांग रहे हो और ये यहां पर ये दे रहा है। क्लियर है ये वाली बात। देखिए इतने डिटेल्ड में, देखिए मुझे जहां तक मुझे लगता था, या जहां तक मुझे समझ आता है कि हाँ भाई इतनी डेप्थ में जाकर के आपको समझ आ जाना चाहिए, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और इसको थोड़ा रिवाइंड कीजिए और देखिएगा, क्योंकि थोड़ी ट्रिकी तो है ये, मैं ये नहीं कह रहा ट्रिकी नहीं है, लेकिन इससे बेस्ट तरीका नहीं है ना। ये बहुत बेसिक है, ये क्या है, ये बहुत बेसिक है। चलिए इसके आगे, अगर अगर इंश्योरेंस कंपनी, कहाँ बात किया भाई, अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम एडमिट नहीं करती तो सब इंश्योरेंस कंपनी तो पैसा देगी देगी। तो सपोज करो उसने कितने का पेमेंट करना था, 15 लाख का, रिसीव कितने हुए, 12 लाख, 3 लाख का नुकसान हो गया, सिंपल। और नुकसान को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बेटा अगर आपको ये वाले फंडामेंटल रूल पता है ना कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, तो आप कोई भी जर्नल एंट्री आप आसानी से कर लोगे। क्या इनको कैसे करना है, तो इसके लिए चैप्टर नंबर 1 में मैंने 5 वीडियोस हैं, वो मैंने आपको प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं। उन प्लेलिस्ट से आप जाइए, और उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है डाल रहा हूँ, तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको वो मिल जाएगा। टीजीटी पीजीटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर देखिए, वहाँ पर मैंने डिटेल्ड में इनको एक्सप्लेन किया है। क्लियर है। तो यहाँ से आपकी जर्नल एंट्री खत्म। जर्नल एंट्री के बाद आता है कैश बुक। कैश बुक का मतलब क्या होता है, रोकड़ पुस्तक, रोकड़ बही, रोकड़ बही। पहली बात क्या है, एक तो ये सहायक बही है, सब्सिडरी का मतलब होता है सहायक। दूसरा क्या है, ये प्रिंसिपल बुक है, मुख्य बही, मुख्य भी है और सहायक भी है, दोनों है। ये केवल कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन। कैश डिस्काउंट अलाउड इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट में होता है, और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में होता है। अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो डेबिट में लिखा जाएगा, और अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो क्रेडिट में जाएगा। क्लियर है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है 2 लेखे, किसी भी लेखा के 2 लेखे करना, 2 विपरीत लेखे।
कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है? दो विपरीत लेखे। दो विपरीत लेखे, आगे डिस्कस करेंगे कैसे। तो ये केवल अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो या कैश निकाल रहे हो बैंक से, कैश डिपॉजिट कर रहे हो किसमें? बैंक में, और कैश विड्रॉ कर रहे हो किससे? बैंक से, तब ही केवल कॉन्ट्रा एंट्री का यूज किया जाएगा, वरना कॉन्ट्रा एंट्री का यूज कहीं नहीं होता। पहली ये वाली एक बात, ये सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। चेक रिसीव्ड एंड नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। आपने आज माल बेचा, आपने आज माल बेचा, और जब आपने आज माल बेचा, आपने आज माल बेचा, आपको उसके बदले मिला चेक। आपको क्या मिला? चेक। तो जो आपको चेक मिला आज, है ना, सपोज करो 15 दिसंबर 22, तो आपको चेक मिला। तो जब आपको चेक मिला तो आपने इसको डिपॉजिट करा 18/12/2022। तो इसका जो लेखा होगा, इसका जो लेखा होगा वो जानते हैं कहां पर होगा? जर्नल प्रॉपर में। कहां पर होगा? जर्नल प्रॉपर में। और इसकी एंट्री बनेगी, आपने जो चेक रिसीव करा है ना, उसकी एंट्री बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटार अकाउंट, टू डेटार अकाउंट। और फिर एंट्री बनेगी जिस दिन आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो ये दो ट्रांजैक्शन बनती हैं। तो ये इसमें आप देखोगे, इसमें कहीं भी कोई भी कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं है। तो इसीलिए इसको हम कभी भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। कैश बुक में हमेशा ये वाली ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होगी। कौन सी डेट को? 18 को। यहां तक बात क्लियर है? वही चीज आपको समझाई गई है। इसके बाद कहता है डिसऑनर। चेक का क्या हो जाना? डिसऑनर हो जाना, अनादृत। डिसऑनर को क्या बोलते हैं? अनादृत। तो चेक का डिसऑनर हो जाना। तो चेक का डिसऑनर कहां पर लिखा जाएगा? चेक का डिसऑनर लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, अपोजिट, मतलब बिल्कुल अपोजिट कर दो, ठीक है ना। क्या कर दो? अपोजिट कर दो। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो कहां पर लिखा जाता है? जर्नल प्रॉपर में। किसमें लिखा जाता है? जर्नल प्रॉपर में। क्लियर है वाली बात? रिबेट भी। इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट का मतलब होता है हस्तांतरित कर देना। क्या कर देना? हस्तांतरित कर देना। जैसे ये है कोई व्यक्ति, ये एक व्यक्ति और एक ये व्यक्ति, तो ये राम है, ये श्याम है, ये मोहन है। तो राम ने क्या करना था? पेमेंट रिसीव करना था। राम ने क्या करना था? पेमेंट रिसीव करना था। तो राम ने श्याम से कहा कि मुझे पेमेंट ना करके किसको कर दो? मोहन को कर दो। तो इसने अपना चेक किसको ट्रांसफर कर दिया? तो इसी को कहा जाता है इंडोर्समेंट। इसी को क्या कहा जाता है? इंडोर्समेंट, हस्तांतरित कर देना। तो इसको भी किस में रिकॉर्ड किया जाता है? जर्नल प्रॉपर में। तो यहां पर ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है दैट विच ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। तो सीधी सीधी कहानी ये है कि जब भी, इसका सबसे आसान तरीका बताऊं क्या? सुनो, जब भी आप कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, आप ये देखिए कि उस ट्रांजैक्शन की जर्नल क्या बन रही है। दोबारा बोलो, आपसे जब भी कैश बुक के बारे में कोई भी सवाल पूछे, आप सीधा पूछिए कि इसकी जर्नल क्या बन रही है, इसकी जर्नल क्या बन रही है। अगर उस जर्नल में कैश और बैंक आता है, अगर उस जर्नल में कैश और बैंक आता है, तो वो कैश बुक में लिखा जाएगा। और अगर नहीं आता है, अगर आता है तो कैश बुक में लिखा जाएगा, और अगर नहीं आता है, ये कंफ्यूजिंग कर रहा है ना साइन, हटाओ चलो इसे। अगर कैश बुक में आता है, अगर कैश और बैंक आता है तो कैश बुक में लिखा जाएगा, और अगर नहीं आता है तो किस में जाएगा साहब? वो
जर्नल प्रॉपर में जाएगा। क्लियर ये वाली बात? आई होप यहाँ तक आपके सभी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और आपके सभी जो टॉपिक्स हैं वो समझ में भी आ रहे होंगे। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक। देखिए 3 तरह की कैश बुक होती हैं, सिंगल कॉलमन, 2 कॉलमन और पेटी कैश बुक। 2 कॉलमन कैश बुक जो है वो हटा दी गई है। ठीक है, तो 3 कॉलमन वाली जो डिस्काउंट वाली थी ना, अब जो डिस्काउंट की जो एंट्री होती है ना, वो अब किस में होती है? जर्नल प्रॉपर में। डिस्काउंट को किस में लिखा जाता है? जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, फॉर्मेट क्या है? प्रारूप, दिनांक, विवरण, रोजनामचा संख्या, लेजर फोलियो, खाता पृष्ठ संख्या, खाता पृष्ठ संख्या, रोकड़, सेम, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या और रोकड़। तो ये जो है ये इसमें भी बैंक को हाइड कर लेना, बैंक को क्या कर लेना? अभी हाइड कर लेना, सोच लेना बैंक में कुछ नहीं है। बैंक में क्या है? कुछ नहीं है। अभी ये कॉलम ही नहीं बने हुए, ये कॉलम ही नहीं है, ये कुछ नहीं है यहाँ पर, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बस इसको कहते हैं हम सिंगल एंड कॉलमन कैश बुक। क्या कहते हैं इसको? सिंगल कॉलमन कैश बुक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैश का कितने कॉलम है? बस एक कॉलम है। क्लियर है वाली बात? अब अगर इसमें हम एक और कॉलम क्या कर लें, अगर इसमें हम एक कॉलम और ऐड कर लें, किसका? बैंक का। किसका ऐड कर लें? बैंक का। तो उसको हम क्या कहते हैं? 2 कॉलमन कैश बुक। क्लियर है? तो इसमें डिस्काउंट का कहीं कुछ नहीं है। पेटी कैश बुक के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए, मैंने ऊपर आपसे बात करी थी कॉन्ट्रा एंट्री की। किसकी बात करी थी? कॉन्ट्रा एंट्री। तो कैश अकाउंट, ये देखिए सी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रा। तो वही है यहाँ पर। जैसे सपोज करो कीजिए आपने डिपॉजिट किया। क्या किया? डिपॉजिट किया। तो आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो आपका बैंक बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और आपके पास से क्या गया? कैश चला गया, तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट ये आ गया, और बैंक ये आ गया। ये इसको बाय कर लेना। ठीक है, टू कैश अकाउंट। अब कैश है तो कैश में नहीं लिखोगे, किस में लिखोगे? बैंक वाले कॉलम में लिखोगे। और बैंक है तो बैंक में नहीं लिखोगे, किस में लिखोगे? कैश वाले कॉलम में। अच्छा, और अगर सर विड्रॉ करते तो एंट्री बन जाती है, आपके पास कैश आ जाता तो कैश अकाउंट डेबिट, और टू बैंक का बैलेंस कम हो जाता तो टू बैंक अकाउंट। तो उस कंडीशन में यहां पर क्या आ जाता? टू बैंक। जैसे 500 रुपये निकाले तो अब 500 रुपये कहाँ लिखे जाएंगे? यहाँ पर, क्योंकि बैंक के अपोजिट में क्या है? कैश। और यहाँ पर लिखा जाएगा बाय कैश अकाउंट, 500 रुपये बैंक। क्लियर है ये वाली बात? तो इसी को कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। और बस ये डिपॉजिट और विड्रॉ, केवल ये 2 ऐसी एंट्री हैं, ये 2 ऐसी ट्रांजेक्शन है जिनके लिए कॉन्ट्रा एंट्री को प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा कोई सी भी ट्रांजेक्शन के लिए कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनता है। यहां से भी सीधा एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉन्ट्रा एंट्री इज प्रिपेयर्ड फॉर, ठीक है, तो ध्यान रखिए, विड्रॉ ऑफ कैश और डिपॉजिट ऑफ कैश। चलिए साहब आगे बात करते हैं। पेटी कैश बुक, खुदरा रोकड़ बही। पेटी कैश बुक का मतलब क्या होता है? खुदरा रोकड़ बही। खुदरा रोकड़ बही में क्या होता है? यहां पर क्या करते हैं हम? जो हमें रकम प्राप्त हुई, जो हमें रकम प्राप्त हुई, ये आपका रोकड़ खाता संख्या हो गया। क्या हो गया? रोकड़ खाता संख्या, खाता पृष्ठ संख्या। जिस पेज पर
खाता बही में जिस पृष्ठ पर, जिस पेज पर आपका रोकड़ खाता खुला हुआ है उसका नंबर यहां पे आ जाएगा। क्लियर है? दिनांक, विवरण, कहां कहां आपने खर्च किए, वाउचर नंबर, क्या वाउचर नंबर, प्रपत्र संख्या, वाउचर नंबर का मतलब क्या होता है, प्रपत्र संख्या, या जो वाउचर का मतलब मैंने आपको बताया था ना, वाउचर भी हमने डिस्कस किया था, तो वाउचर क्लियर है ना। चलिए, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट, कुल खर्च, कुल खर्च कितना हुआ, तो इसमें कितने कॉलम, वैसे व्यापारी जो होता है ना इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाता है, व्यापारी जो होता है ना इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाता है। अच्छा हाँ, इसको ना दो चीज़ें ध्यान में रखना, इसको इम्पोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्पोर्ट सिस्टम ऑफ पिट्टी कैश बुक। इम्पोस्ट सिस्टम, एक तो ये तो सिंपल वाला है, ये जो है ये सिंपल वाला है। इम्पोस्ट में क्या होता है, इसके आगे ना हम इंडिविजुअली, जैसे ये आ गया तो इसके आगे जैसे आपने टेलीफोन पर खर्च किया तो टेलीफोन का अलग कॉलम बन जाएगा, बात समझ में आ रही है ना, इसी के आगे। और आपने पोस्टेज के किए तो टेलीफोन के किए तो टेलीफोन का बन जाएगा, पोस्टेज के किए तो पोस्टेज का बन जाएगा, है ना, या आपने स्टेशनरी के किए तो स्टेशनरी का बन जाएगा, ठीक है, या आपने कोई स्नैक्स पर खर्चा किया तो स्नैक्स। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग इंडिविजुअली बन जाते हैं। इनका काम क्या होता है, यू कैन टैली इजीली, आप आसानी से उन्हें क्या कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी रकम होती है तो उसकी क्रॉस चेकिंग हो जाती है। तो ये किस लिए प्रिपेयर किया जाता है, इम्पोर्ट सिस्टम का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्रॉस चेक के लिए, कि हमने जो खाते में जानकारी लिखी है वो सही है या नहीं है। तो दो इसके मेथड हैं, एक सिंपल और एक इम्पोस्ट। क्लियर है? इसके बाद आता है स्पेशली सब्सिडरी, स्पेशल सब्सिडरी बुक्स, मुख्य सहायक बहियां। जब हमने प्रोसेस पढ़ा था, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो उसमें हमने पढ़ा था कि व्यापारी दो तरीके से जो है अपने प्रत्येक लेन देन को लिखता है। एक तो वो रोजनामचे में लिखता है, और दूसरा क्या है, अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन से ज़्यादा है ना, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन से ज़्यादा है तो उसके लिए वो सब्सिडरी सहायक बहियों को खोल लेता है। तो ये वही सहायक बहियां हैं। तो पहली बात, पहली चीज़ क्या है, जैसे जर्नल की तरह ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है ना, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब मुख्य लेखों की पुस्तकें, मुख्य लेखों की पुस्तकें, पहली चीज। दूसरा क्या है, इसमें रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजैक्शन, मतलब कैश ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड नहीं होती हैं। वो किस में रिकॉर्ड होती हैं साहब, कैश बुक में। वो किस में रिकॉर्ड होती है साहब, कैश बुक में। क्लियर है? तो कैश बुक में सारी कैश ट्रांजैक्शन चली जाएंगी और नॉन कैश ट्रांजैक्शन सारी यहां पर आ जाएंगी। ठीक है? तो पहली जो बुक है उसका नाम है परचेज बुक, क्रय बही। दूसरी जो है क्रय वापसी बही। तीसरा जो है विक्रय बही। चौथा जो है विक्रय वापसी बही। हालांकि ये मैंने आपको पहले वाले जो वीडियोस डले हुए हैं ना उसमें मैंने आपको डिटेल्ड में बताया। बिल रिसीवेबल, देय विपत्र बही। तो पिछले वाला वीडियो देखना बड़ा ज़रूरी है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। प्राप्य विपत्र बही क्या है साहब, प्राप्य, गलत लिख दिया, बिल पेबल, देय विपत्र। एक बार इसको देखना जरा, बिल रिसीवेबल प्राप्य बही होगा ये, प्राप्य बही, प्राप्य विपत्र बही, और ये देय विपत्र बही होगा, है ना, प्राप्य विपत्र बही। और ठीक है ना, तो ये एक चीज है। तो ये आपने जो
तो आपने जो पहला वाला चैप्टर है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप एक बार उसको देखिएगा। मैं आपके साथ एक बुक का जो है फॉर्मेट वो डिस्कस कर रहा हूं, क्रय बही का। क्रय बही का तो इसमें क्या है, सबसे पहले दिनांक, विवरण, इनवॉइस नंबर मतलब वाउचर संख्या, खाता पृष्ठ संख्या, डिटेल्स, परचेज, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और टोटल अमाउंट। तो कुल मिलाकर के ये वाला खाता छोड़ देना, ये मैंने गलती से, ये एक्स्ट्रा बन गया है ना, इसकी कोई एक्सिस्टेंस नहीं है, ये खाली नहीं रहता, ये गलती से बन गया है ना। तो दिनांक, विवरण, खाता संख्या, सॉरी वाउचर नंबर, खाता संख्या, क्या क्या सामान आपने खरीदा है, बेचा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सारी जो विवरण है वो सारा इसमें आएगा, पर पीस वगैरह, परचेज प्राइस, जितना आपने परचेज किया उस पर GST लगाए या SGST लगाए, कितना GST या उस पर IGST लगाए, और इनका टोटल, या तो इन तीनों का या इसका और इसका जो टोटल होगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात क्या है, अगर आप सेल्स बुक बना रहे हो, विक्रय भी बना रहे हो, तो बस दो चीज होंगी, एक तो इन कॉलम 7 to 10 बस इनपुट किससे रिप्लेस हो जाएगा, मतलब इनपुट की जगह पर क्या लिख दिया जाएगा, आउटपुट। तो बाकी सारी चीजें ऐसी रहेंगी, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, खाता संख्या, जो आपका डिटेल है ना, यहाँ पर सेल आ जाएगा, बस परचेज की जगह पर क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, इनपुट की जगह पर आउटपुट आ जाएगा, इनपुट की जगह पर क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी। ऐसे ही फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक है, तो इसमें केवल कॉलम नंबर 3 में जो इनवॉइस नंबर है वो डेबिट नोट नंबर से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका इनवॉइस नंबर है ना, तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर की जगह पर क्या आ जाएगा, डेबिट नोट नंबर आ जाएगा, और बाकी परचेज, इनपुट GST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और टोटल अमाउंट एज इट इज रहेगा, है ना। ये आप एक बार बना करके देखिएगा। फॉर्मेट ऑफ सेल्स रिटर्न में क्या होगा, जो आपका इनवॉइस नंबर है वो क्रेडिट नोट नंबर से रिप्लेस हो जाएगा, और बाकी जो 7 to 10 है वो इनपुट किससे रिप्लेस हो जाएंगे, आउटपुट से। मतलब ये जो होगा ये सेल्स बुक की तरह बनेगा, किसकी तरह बनेगा, सेल्स बुक की तरह। तो जो सेल्स बुक का फॉर्मेट है उसमें जो कॉलम नंबर 3 है उसमें आपका लिखा हुआ है इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, क्रेडिट नोट नंबर से। ये एक चेंज आएगा, बाकी सारा फॉर्मेट एज इट इज रहेगा। क्लियर है ना, सेल्स रिटर्न बुक क्लियर है यहाँ तक। बिल रिसीवेबल बुक और बिल पेबल बुक जो होते हैं उनका कोई पर्टिकुलर ऐसा फॉर्मेट तो नहीं है, व्यापारी अपने अकॉर्डिंग बना लेता है ना। वैसे ठीक है, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, ठीक है, तो इनको बनाने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। क्लियर है। एक छोटा सा टॉपिक लेज़र, वैसे तो लेज़र के बारे में मैं कल डिस्कस कर चुका था मैक्सिमम, तो अगर आपने वो वाला वीडियो भी नहीं देखा है तो आप भाई देखिए, हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पीछे के कॉन्सेप्ट अधूरे रह रहे हैं या वो नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आगे बढ़ने का ना कोई मोटिव नहीं है ना। अब आप एक काम करो, 1 मिनट में फटाफट से 30 सेकंड में, और अगर हो सके तो उससे पहले ही, अगर आप अभी अभी आए हो तो फटाफट से चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप दोनों कर दिए हैं तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो, और अगर आपने तीनों कर दिए हैं तो कमेंट कर दो प्यारा सा, और अगर आपने कमेंट भी कर दिया है तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और आपका भगवान हमेशा भला करे। तो अब फिर हम आगे शुरू करते हैं, इतने में हमारा टाइम भी पूरा हो गया। चलिए, तो लेजर को बोलते हैं साहब हम खाता बही। क्या बोलते हैं बच्चे, खाता बही। खाता बही के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी तो मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब पहले वाले वीडियो देखिए, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। नहीं होता है तो कमेंट में लिखना, फिर मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, सिखाऊंगा जरूर। ये मत सोचिए कि नहीं बता रहे हैं, सिखाऊंगा। अगर आपने नहीं देखा है पहले देखो, नहीं देखा है फिर मैं बताऊंगा। अगर नहीं देखा है तो देखो, और अगर नहीं समझ में आता तो फिर मैं बताऊंगा। मुझे बताओ कि नहीं समझ में आया है, फिर बताओ। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, लग रहा है कि ये कंटेंट समझ में नहीं आया या ये कैसे होगा, ये क्यों हुआ,
या इसमें ये भी तो हो सकता है, या इसमें ये भी इंक्लूडेड है, आपने इसको ऐड नहीं किया सिलेबस में, ये भी है, कुछ भी आपके माइंड में डाउट है ना, क्वेरी है, कमेंट कर दो। कमेंट नहीं कर सकते, मेल कर दो, मैं बैठा हूँ क्वेरी, आपकी क्वेरी को सॉल्व करना मेरा काम है, आप खाली क्वेरी रेज करो। देखिए मैं दो चीज़ें बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, क्वेरी रेज करो, पहली चीज़ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे क्वेरी अपनी आप आने लग जाएंगी। और जब आपकी ये दोनों, अगर आपको प्रैक्टिस करने की हैबिट डल गई और आपकी क्वेरी सॉल्व होने लगी, तो आपसे बड़ा मास्टर कोई नहीं है। अपने डाउट को सॉल्व करना सीखो। डाउट है, जब तक वो डाउट क्लियर ना हो जाए आगे मत बढ़ो, उस डाउट को सॉल्व करके ही मानो। हनुमान जी जो होते हैं ना, वो यही करते थे जो भी प्रश्न मन में आया पूछ लिया, जो भी प्रश्न मन में आया पूछ लिया, और उनसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, ट्रांसफर द ट्रांजेक्शन फ्रॉम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू लेजर। इसको क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पोस्टिंग, खतौनी। क्वेश्चन है ये सीधा सीधा कि जब हम अपने प्रारंभिक लेखों में से खाता बही में जो लेन देन है उन्हें हस्तांतरित करते हैं, तो उस क्रिया को, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पोस्टिंग। सीधा क्वेश्चन है। कितनी साइड्स होती हैं अकाउंट की, और क्या डिफरेंस है बैलेंसिंग में? मतलब 2 साइड्स होती हैं, ये तो पता ही है, डेबिट क्रेडिट 2 ही साइड होती हैं। अच्छा, एंड फाइंड आउट द डिफरेंस इज कॉल्ड बैलेंसिंग। क्या? फाइंड आउट द डिफरेंस, मतलब डेबिट और क्रेडिट का जब हम क्या कर देते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग। शेष निकालना। क्या? शेष निकालना। ठीक है ना, शेष निकालना। इट इज नॉट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ऑफ प्राइमरी बुक्स। इसको हम लेखा पुस्तकों की प्रारंभिक पुस्तकें नहीं कहते हैं, इट इज अ सेकेंडरी बुक। ऑल अकाउंट्स आर ओपन ऑन सेपरेट पेजेस। हर खाता अलग अलग पृष्ठ पर खोला जाता है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे जो दुकानदार होते हैं उनके पास लाल किताब होती है। ये लाल जादू टोने वाली किताब नहीं है, ये लाल किताब होती है खाता बही की, जिसमें वो सारी किताब, सारी की सारी जो जानकारी है वो लिख देते हैं। एक लाल किताब उसमें भी यूज़ की जाती है तंत्र मंत्र में, उस पर मत चले जाना, कभी वहाँ पर चले जाओ। लाल किताब एडवर्टाइजमेंट करते हैं बहुत सारे लोग, लाल किताब। तो ये जो लाल किताब है ना, हमारी जो लाल किताब है, देखिए ये हमारे लिए लाल किताब भी बड़ी जादू टोना वाली है। इसमें सारे लेन देन होते हैं, हर व्यक्ति के लेन देन होते हैं, और यही हमें क्या देती है? फ़ायदा देती है साहब। तो इसको हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? मतलब उसको नहीं, हमारे यहाँ मतलब जो लेज़र बुक होती है ना, जो खाता बही होती है, वो लाल जो रेड पेपर आता है ना, उससे बनी हुई होती है। तो ये ध्यान में रखना। तो क्लियर है वाली बात? नहीं, मैं इसको हटा ही देता हूँ, ये कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा भाई, रिलेट गलत हो गया है। चलो कोई बात नहीं। तो ट्रायल बैलेंस, एनी टाइप ऑफ द, सॉरी, आपकी खाता बही होती है। आपने जो व्यापारी होते हैं उनके पास, आप मजाक से अलग, खाता बही होती है। खाता बही एक बुक होती है, एक किताब होती है, जैसे आपका एक रजिस्टर होता है, उसमें अलग 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 पेजेस होते हैं। तो जब उसमें पेजेस होते हैं तो हर पेज पर एक अलग व्यक्ति का खाता लिखा जाता है, जिसमें उसकी यहाँ पर जो है, जहाँ पर उसकी एक जगह तो रिसीप्ट लिखी जाती है, और एक जगह क्या लिखा जाता है? उसका पेमेंट। कि पेमेंट मतलब कि उसको क्या क्या हमने बेचा, या क्या क्या उसके साथ ट्रांजेक्शन हुई। क्लियर है वाली बात? चलिए, इस एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिजनेस कैन बी इजीली ऑब्टेन। अब जैसे सपोज करो ये खाता भाई है, ये राम का खाता है। किसका खाता है? ये राम का खाता है। अब राम की जितनी, राम से संबंधित जितनी भी लेन देन है, वो सारे मैंने किस में लिख रखे हैं? यहाँ पे लिख रखे हैं। तो मेरे लिए ये आसान हो गया ना, एक ही जगह पर राम से संबंधित सारी जानकारी को निकालना। तो इसीलिए खाता बही का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो तलपट पढ़ेंगे। तो तलपट जो तैयार किया जाता है ना, वो इसी के बैलेंस से तैयार किया जाता है ना। बैलेंस मतलब शेष, लेजर मतलब खाता बही। तो खाता बही के शेषों का प्रयोग किस में किया जाता है? ट्रायल बैलेंस, तलपट प्रिपेयर करने में।
तो तलपट जो है वो हम कल प्रिपेयर करेंगे, कल देखेंगे। अभी जो हम इसका लेज़र है इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लेज़र की बात करें तो लेज़र में सबसे पहले क्या आ रहा है आपका, दिनांक, विवरण, रोजनामचा पृष्ठ संख्या, रकम, दिनांक, विवरण, रोजनामचा पृष्ठ संख्या, जर्नल फोलियो और रकम। ये वाली जो होती है ये हमारी डेबिट साइड होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और ये वाली जो होती है ये हमारी क्रेडिट साइड होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये जो 4 कॉलम है ये क्रेडिट के हैं, धनी के हैं, और ये जो 4 कॉलम है ये डेबिट के। सब में सेम रहता है। बस एक चीज़ और याद रख लेना कि जिसका खाता है, जैसे ये राम का खाता है, किसका खाता है, ये राम का, तो यहाँ पर कहीं पर भी ना तो यहाँ पर और ना ही यहाँ पर राम का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है? इस व्यक्ति का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। इसके अपोजिट, इसके विपरीत जो खाता है, जैसे राम ने भुगतान किया, राम ने क्या किया, भुगतान किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो राम क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। राम क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो जब राम क्रेडिट हो रहा है कितने रुपए से, सपोज करो 5,000 रुपए से, कितने रुपए से, 5,000 रुपए से, तो यहां पर हम लिखेंगे बाय बैंक। क्या लिखेंगे हम, बाय बैंक, कितने रुपए, 5,000, इस तरह से। और अगर ये जैसे क्या होता, ये बैंक का खाता होता, किसका खाता होता है, ये बैंक का खाता होता, ठीक है। तो हम क्या ट्रांजेक्शन करते हैं फिर, सपोज करो ये किसका खाता है, ये बैंक का खाता है, बैंक अकाउंट है। तो बच्चे बैंक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो इधर आ जाओ, यहां पर आ जाएगा टू राम, कितने रुपए, 5,000 रुपए। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ये यहां पर जो है, अगर ये डेबिट हो रहा है तो डेबिट में लिखोगे, अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिखोगे, बट लिखोगे क्या, लिखोगे क्या, अपोजिट अकाउंट, लिखोगे क्या, अपोजिट अकाउंट। आपने जब कॉन्ट्रा एंट्री करी थी तो आपने जब यहाँ पे कैश लिखा था ना, तो उसको आपने, उसकी अमाउंट किस में लिखी थी, आपने बैंक में। और जब आपने यहाँ पर बैंक लिखा था तो उसकी अमाउंट किस में लिखी थी, आपने कैश में। और सेम यहाँ पर आपने क्या किया था, वाइस वर्सा। तो ये इसी का एक प्रिंसिपल है। क्लियर है ये वाली बात। तो यहाँ तक हमारा जो लेज़र है, लेज़र का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है। एंड आई रियली होप दैट ऑल द टॉपिक्स जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं वो सभी आपको क्लियर हुए होंगे, आपके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट, क्वेरी, प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ साथ में आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अपनी किसी भी क्वेरी को, ताकि मैं उसको क्या कर सकूं, सॉर्ट आउट कर सकूं, उसको सॉल्व कर सकूं। देखिए मेरा बेसिक रीज़न क्या है, मेरा बेसिक रीज़न है आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराना और आपकी प्रिपरेशन कराना। जो बच्चे बुक ढूंढ रहे हैं, जो बच्चे हैवी अमाउंट पे नहीं कर सकते, है ना, जिनको एमसीक्यूज चाहिए और जिनको सारा कंटेंट एक ही जगह पर चाहिए वो भी डिटेल्ड में, उन सब के लिए हमारा चैनल है अधिगम मंत्रा। तो आज ही इससे जुड़ें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल की जो बात है या जो मैसेज है या जो मोटो है इस चैनल का वो पूरा हो सके। मोटो क्या है, ये सभी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अपने पास नहीं बचनी चाहिए। बुक ज़रूरत ही नहीं है, सारा कंटेंट है, नोट्स बना लो। अमाउंट ज़ीरो, कुछ नहीं पे करना। एमसीक्यू की हम प्रिपरेशन कराएंगे, कंटेंट आपको डिटेल्ड में सारा मिल रहा है। और क्या चाहिए एग्जाम के लिए, बस एक छोटा सा एफर्ट चाहिए। क्या, अधिगम मंत्रा को एक तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो और क्वेरीज को कमेंट कर दो। सिंपल कहानी। और हाँ, एक छोटा सा एफर्ट और करना, नोट्स प्रिपेयर ज़रूर कर लेना। इसी के साथ विदा लेता हूँ, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए अधिगम मंत्रा के साथ।
जय हिंद।